प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों के सिद्धांत। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों के सिद्धांत कौन कौन से हैं? इन सिद्धांतों को जान करके हम अध्यापकों में किस प्रकार से अच्छे अध्यापकों को तैयार कर सकते हैं, इन बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान की आवश्यकता, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के उद्देश्य और उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के कार्यों के बारे में मैंने आपको वीडियो लेकर के आपके समक्ष आया था। आपने उन वीडियो को देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। आज हम सिद्धांतों पर चर्चा करें तो पहला मेरा सिद्धांत है कार्यों की रूपरेखा तैयार करना। कार्यों की रूपरेखा तैयार करना उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों का सिद्धांतों के अंतर्गत पहला सिद्धांत आता है। हम इसकी कार्यों की रूपरेखा तैयार करें। जो भी हमारा कार्यक्रम है, जो भी हमारे शिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, अध्यापकों के लिए जो भी कार्यक्रम अपना रहे हैं, उन कार्यक्रमों की कार्यों की रूपरेखा तैयार करना उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से करें? संपूर्ण अवधि की कार्य योजना हम बनाएं। हमारी संपूर्ण अवधि की जो भी कार्य योजना होती है, उन कार्य योजना का प्रारूप हम तैयार करें, योजना तैयार करें, और कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए कार्य योजना होनी चाहिए, इसकी संपूर्ण रूपरेखा हम इसके अंतर्गत तैयार करते हैं। क्या कार्य उसमें करवा सकते हैं, कौन कौन से दिन हमें कौन कौन सा कार्यक्रम रखना है, किस दिन में हम कितना कार्यक्रम उसके अंतर्गत रख सकते हैं, कितने प्रश्नार्थी को ये कार्यक्रम हम बता सकते हैं। ऐसे संपूर्ण जो हमारी जो रूपरेखा है, इसके अंतर्गत संपूर्ण जो हमारी रूपरेखा की अवधि है वो हम निर्धारित करते हैं, और कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए हम ऐसे रूपरेखा को तैयार करने में या इसको संपन्न करने में हमें टाइम लगेगा, इन सारी चीज़ों की संपूर्ण अवधि के लिए हम ये रूपरेखा तैयार करते हैं। तो ये भी एक इसके अंतर्गत सिद्धांत में आता है। पाठ्यक्रम की योजना, फिर आता है पाठ्यक्रम की योजना बनाना। हम पाठ्यक्रम की योजना बनाएं, हमें कौन कौन सा इसमें पाठ्यक्रम रखना है, और इन पाठ्यक्रम के अनुसार हम क्या इसमें विषय वस्तु रखें, इसकी संपूर्ण योजना जो हमारी है, इसके अंतर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अध्यापकों के लिए हमारा जो प्रारूप है उसके अंतर्गत बनाई जाती है कि कौन सा पाठ्यक्रम अध्यापकों के लिए उचित रहेगा। उन अध्यापकों के पाठ्यक्रम में क्या हम पाठ्यक्रम निर्धारित करें, क्या कुशलता को लेकर के चलें, कौन कौन से कौशलों को इनमें समाहित करें, ऐसी योजना हम इसके अंतर्गत बनाते हैं। वो पाठ्यक्रम से संबंधित योजना होती है, और जो भी हमारे विषय विशेषज्ञ है उनसे सलाह मशवरा लेकर के इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, और उसका निर्धारण करने के बाद इनकी योजना हम बनाते हैं। तो ये भी कार्यों की रूपरेखा के अंतर्गत हम तैयार करते हैं। फिर आता है विषय का चयन। विषय का चयन करने के लिए भी हमें इसके लिए कौन कौन सा विषय इसमें निर्धारित करना चाहिए, कौन कौन से विषयों को हम सम्मिलित करें, और उन विषयों के अनुसार विषय वस्तु कौन सी लें हम, क्या विषय वस्तु में हम इसमें जो हमें उसमें समाहित करनी चाहिए, विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ें उसमें जोड़नी चाहिए, इन सारी चीज़ों का चयन भी इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो ये भी एक रूपरेखा के अंतर्गत हम जानते हैं या कार्य करते हैं। तो विषय का चयन भी इसके अंतर्गत हम उसमें समाहित करते हैं। तो ये भी कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न तकनीक, प्रश्न तकनीक के बारे में भी हम इसके अंतर्गत बताते हैं कि प्रश्न तकनीक हम किस प्रकार प्रश्नों का हम
चयन किस प्रकार से करें, प्रश्न बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे प्रश्न होने चाहिए, सरल से कठिन की ओर प्रश्न होने चाहिए, पहले प्रश्न कैसा होना चाहिए, दूसरा कैसा होना, ये सारी चीज़ें प्रश्न तकनीक के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को सिखाते हैं कि कौन कौन सी हम प्रश्नों का किस प्रकार से निर्धारण करें और किस प्रकार से हमें पहला प्रश्न के अंतर्गत हमें कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए, फिर दूसरे में हमें क्या पूछना चाहिए, तीसरे ऐसे जो प्रश्न है उसकी तकनीक भी इसमें सिखाई जाती है, इसकी भी रूपरेखा इसमें बनाई जाती है। और उन प्रश्नों को निर्धारण करने के लिए हम अध्यापकों को ये आशा रखते हैं, अध्यापकों के लिए हम इस प्रकार की बातें बताते हैं प्रशिक्षण के दौरान कि ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत वो सीख जाए ताकि आने वाले समय में उनको कोई कठिनाई न हो और वो ठीक प्रकार से बालकों को इन तकनीकों से जोड़ सके और बालकों का सर्वांगीण विकास कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत रूपरेखा के अंतर्गत तैयार करवाई जाती है। तो प्रश्न तकनीक भी उनको सिखाई जाती है। और फिर है आवश्यक निर्देश। आवश्यक निर्देश भी समय समय पर उनको दिए जाते हैं। जो भी आवश्यक निर्देश होते हैं, जो भी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के सिद्धांतों के अंतर्गत हम जो रूपरेखा तैयार करते हैं उनके अंतर्गत जो आवश्यक निर्देश जो होते हैं उन निर्देशों को भी हमें उसमें उल्लेख करते हैं, निर्देशों को भी हम उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से रूपरेखा जब हमने तैयार की तो उसमें आवश्यक निर्देश लिख दिए जाते हैं। उन निर्देशों के माध्यम से हम बताया जाता है कि इस हिसाब से हमें ये कार्य करना है। तो उचित आवश्यक जो निर्देश है उनको पढ़ करके प्रशिक्षणार्थी या विद्यार्थी जो भी है या अध्यापक जो भी है इन आवश्यक निर्देशों को वो प्राप्त करता है, उनको पढ़ता है और पढ़ने के पश्चात उनको कार्य करता है। तो ये भी कार्य इसके अंतर्गत माना जाता है, ये भी सिद्धांतों के अंतर्गत हम समाहित कर सकते हैं। तो संपूर्ण जो कार्यों की रूपरेखा है जो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के सिद्धांतों में पहला जो है कार्यों की रूपरेखा तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हम महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत रूपरेखा तैयार करें ताकि प्रशिक्षणार्थी इन बातों को समझ सके, आवश्यक दिशा निर्देशों के अंतर्गत वो चल सके और प्रश्न तकनीक की बातें वो सीख सके और संपूर्ण अवधि का जो पाठ्यक्रम उससे जुड़ सके, योजना बना सके और विषय का चयन करते हुए अपने आप में वो अध्यापक बन सके। इन सारी चीज़ों के लिए उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान भी कई प्रकार से हमें महत्वपूर्ण रहती है। ये सारी चीज़ों की तैयारी भी इसके द्वारा की जाती है। दूसरा है शिक्षा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से। शिक्षा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से माने तो शिक्षा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण हमारा जो कार्य है वो भी माना जाता है क्योंकि जो शिक्षा का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण कार्य होता है। समाज का जो उत्तरदायित्व है एक अध्यापक पर बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है जो उनको निभाना पड़ता है क्योंकि समाज से जब बालक निकल करके अध्यापक के पास पढ़ने के लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है तो अध्यापक ये चाहता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अध्यापक पर समाज विश्वास करता है और इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए अध्यापक को बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है कि बालकों की हर दृष्टिकोण से उनका विकास करें और एक अपने व्यवसाय को वो अच्छा बनाए। इस शिक्षा के व्यावसायिक दृष्टिकोण को वो ऊंचा रखें, हर चीज़ में हर जाति पाति को छोड़ करके सबको एक समान शिक्षा दे, सभी वर्गों के बच्चों को एक समान शिक्षा दे। ये अध्यापक ये जो ऐसा कार्य करता है इसलिए हमारा दृष्टिकोण बहुत उच्च होना चाहिए क्योंकि उच्च दृष्टिकोण के अनुसार ये हमें शिक्षण जो करता है, जो भी शिक्षण करता है, जो भी अध्यापक होता है उनको सैद्धांतिक और व्यावहारिक इनको दोनों ज्ञान होने चाहिए। कौन कौन से ज्ञान होने चाहिए? जो अध्ययन शिक्षण करा रहा है जो अध्यापक है उनको दो प्रकार का ज्ञान, दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सा? सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान भी होना चाहिए और व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए ताकि इन ज्ञान को वो प्राप्त करते हुए बालकों का वो सर्वांगीण विकास, पहले तो वो खुद जाने कि खुद उन अच्छा अध्ययन करें, अच्छा अध्ययन करने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन करें और व्यवहार में परिवर्तन करने के बाद जब वो बालकों के लिए पढ़ाने के लिए जाएंगे तो उन सारी चीज़ों की उनको आवश्यकता पड़ रही है, सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान की उनको आवश्यकता पड़ती है ताकि वो बालकों का सर्वांगीण विकास
कर सके। तो इसलिए शिक्षणकर्ता जो भी होते हैं उनको सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता। तो ये भी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के सिद्धांतों में बताया गया कि शिक्षा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही उच्च माना गया है। इसलिए जो भी अध्यापन कार्य जो करवा रहे हैं और बच्चों को जो सिखा रहे हैं अध्यापक, उनको सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों होने चाहिए। क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हुए जब प्रशिक्षणार्थी अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उस स्थान पर प्रायोगिक कार्य में वो उतरेंगे तो कई प्रकार के जो कार्य उनको करने होते हैं और वो सहज एवं सरल तरीके से कार्य को कर सकता है, क्योंकि वो तो ज्ञान वो हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों के दृष्टिकोण में ध्यान करते हुए हम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के सिद्धांत भी इसमें खरा उतरते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान। विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जो विद्यार्थी है उनका राष्ट्रीय प्रगति में योगदान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रगति में जब योगदान की हम बातें कर रहे हैं विद्यार्थियों की, तो कई प्रकार की बातें सामने आती है, जिसमें है वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण। उनको वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यों का हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। जो भी हम विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रगति का योगदान दे रहे हैं, विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में जितना योगदान है उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण देना चाहिए। आज आप जानते हैं कि वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक तकनीकी का युग माना जाता है। तो आज हमारी शिक्षा की व्यवस्था भी तकनीकी शिक्षा हो गई है। आज हम देखें तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण भी हमें प्रशिक्षणार्थियों को समय समय पर देना चाहिए। जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान हमें वैज्ञानिक व तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण समय समय पर देता रहता है। ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन करता है ताकि अध्यापक, प्रशिक्षणार्थी, विद्यार्थी इन सारी चीज़ों से जुड़ सके और जुड़ने के पश्चात वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान उनको हो जाए, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को चलाने का ज्ञान उनको हो जाए, विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण से वो जुड़ सके, विभिन्न प्रकार से ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, नई नवाचार या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑनलाइन क्लासेज या विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, इनको चलाने का प्रशिक्षण उनको आना जरूरी हो जाता है। ऐसी चीज़ों को लेकर के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण भी समय समय पर वो हमें दे सकते हैं। ये उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के सिद्धांतों के अंतर्गत ही आता है। ऐसे प्रशिक्षण उनको हमें देने चाहिए। तो हमारे ये जो भी संस्थान है ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर बीच बीच में अध्यापकों के लिए रखते हैं। जो भी अध्यापक इनमें जुड़े हुए हैं या सेवारत अध्यापक हैं, बीच बीच में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि इन सारी चीज़ों से जुड़ सके, वैज्ञानिक तकनीकी एवं वैज्ञानिकता से वो जुड़ सके, इन कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। आपने देखा होगा पहले के जो अध्यापक हैं उनको तकनीकी के ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पहले जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन आज कंप्यूटर का युग हो गया है, विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा देने लग गए हैं, कंप्यूटर का आईटी का ज्ञान देने लग गए, विभिन्न प्रकार के नवाचारों से हम शिक्षा प्रदान करते हैं। उन शिक्षा प्रदान करने में अध्यापकों को प्रशिक्षित होना जरूरी हो जाता है और प्रशिक्षित होने के लिए हमें उनको प्रशिक्षण देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो पुराने अध्यापक है जो पहले से नहीं जुड़े होते हैं उनको विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है ताकि उन नवाचारों से वो जुड़ सके, वैज्ञानिक तकनीकी से जुड़ सके, वैज्ञानिक कार्यों का प्रशिक्षण वो ले सके, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट चलाना, अन्य स्कूल की व्यवस्था में कंप्यूटर की व्यवस्था देना, विद्यार्थियों को सहज और सुलभ उपलब्ध करा सके। इन कार्यों के लिए हमें उनको समय समय प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए, जो कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कार्य करती है। इनके सिद्धांतों में ये बताया गया है। देश हित में नई तकनीकी की खोज, और हमें एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें देश हित में नई तकनीकी खोज में जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी विद्यार्थी को हम ये ज्ञान दे रहे हैं, वो वैज्ञानिकता को लेकर के दे रहे हैं या तकनीकी के कार्यों को लेकर के दे रहे हैं, वो देश हित में नई तकनीकी की खोज होनी चाहिए। देश के लिए किस प्रकार से हमें आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की नई खोज कर सकते हैं, किस प्रकार नई तकनीकी से हम जुड़ सकते हैं और नई उपलब्धि हम किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं और देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है,
देश का नाम अन्य देशों में किस प्रकार से अच्छा बन सके, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान होना जरूरी हो जाता है। आज का बालक, आज का विद्यार्थी हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा माना जाने लगा है, क्योंकि वो वैज्ञानिक या देश हित में तकनीकी खोज करने लगे। आज के छोटे बालक, वैज्ञानिक बालक, जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाने की नई नई खोज करते हैं, नई नई आविष्कार करते हैं। उन आविष्कारों से हमारा देश का मान सम्मान बढ़ता है। अन्य देशों से पहले हम प्रगति करते हैं तो हमें कई प्रकार की नई तकनीकी से जुड़ जाते हैं और नई खोज हमें उपलब्ध होती है, रिसर्च चलता रहता है, नई प्रकार के जो अनुसंधान होते रहते हैं, उन अनुसंधान से जुड़ करके हमारे वैज्ञानिक जो छात्र हैं, जो विज्ञान से जुड़े हुए छात्र हैं, तकनीकी से जुड़े हुए छात्र हैं, वो नए अनुसंधान करें और नए अनुसंधान करते, नई खोज करते हुए हमारे देश को, देश हित में वो कार्य करें और अच्छा हमारे देश का नाम रोशन करें, समाज को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कई प्रकार से विद्यार्थी को राष्ट्रीय प्रगति में योगदान की सलाह देती है और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। अगला है प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान। प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान भी हमारे इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान हम, प्रत्येक क्षेत्र के ज्ञान के अंतर्गत हम देखें तो कई प्रकार की बातें आती है कि शिक्षार्थी को या विद्यार्थी को, जो भी प्रश्नार्थी को रोजगार उपलब्ध हो, कृषि का ज्ञान उसको हो, उद्योग का ज्ञान उसको हो, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी उसको मिलनी चाहिए। तो हमें जो भी विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी हमारे होते हैं, उसको रोजगार की व्यवस्था हम करवाएं, किस प्रकार से रोजगार वो प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान हम उस विद्यार्थी को दें। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का हमारा ये सिद्धांत माना गया है कि जो भी हमारे प्रश्नार्थी है या विद्यार्थी है या हमारे छात्र है, उनको ऐसी रोजगार परक शिक्षा के बारे में बताएं कि वो रोजगार प्राप्त कर सके, रोजगार से जुड़ सके, श्रम रोजगार प्राप्त कर सके, श्रम रोजगार से अपना पेट पालन कर सके, परिवार का पेट पालन कर सके। ऐसे विद्यार्थियों को हमें रोजगार की बातें दें और हमें कृषि से उनको जोड़ें, क्योंकि हमारा 70% जनसंख्या गांवों में निवास करने की बात कहते थे और विद्यार्थी गांवों से निकल करके आते हैं। तो कृषि का ज्ञान भी विद्यार्थी को होना चाहिए ताकि हम कृषि से बालक जुड़ सके, माता पिता का सहयोग कर सके और अच्छा उत्पादन ले सके और देश की उन्नति में भागीदारी बन सके। तो ऐसी जो रोजगार परक बातें हैं या प्रत्येक क्षेत्र का जो ज्ञान है, कृषि का क्षेत्र में उनको समय समय पर विद्यार्थी को उपलब्ध कराते रहना चाहिए, क्योंकि बालक है, जो समाज है, वो धरती से जुड़ा हुआ होता है, खेतों खलिहानों से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हमें कृषि का भी ज्ञान समय समय पर उसको उपलब्ध कराएं ताकि बिना कुछ कठिनाई से वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके, अपने परिवार और देश को उन्नत बना सके। उद्योग का भी हमें उनको ज्ञान देते रहना चाहिए। तो उद्योग भी, छोटे मोटे उद्योग, जो छोटे लघु उद्योग है, वो कर सके और कर करके अपना खुद का खर्चा निकाल सके, परिवार का खर्चा निकाल सके और खुद की आय बढ़ा सके। ऐसे उद्योगों के बारे में उनको बताएं और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी और अन्य व्यावसायिक जो क्षेत्र है, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी भी उनको उपलब्ध करानी चाहिए समय समय, ताकि इन व्यावसायिक क्षेत्रों से वो जुड़ सके और जुड़ करके विभिन्न प्रकार की जानकारी उनको मिल सके और व्यावसायिक कार्य वो प्राप्त कर सके, रोजगार वो प्राप्त कर सके। तो ये चीज़ें भी उनके समय समय पर हमें बताते रहने चाहिए। तो इन प्रकार के जो सिद्धांत है उनके अंतर्गत हम चल सकते हैं। तो हमें शिक्षार्थियों को रोजगार, कृषि, उद्योग, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी हम प्रदान कर सकते हैं। रोजगार परक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा है, रोजगार परक कार्यक्रम में व्यवसाय कार्यक्रम, रोजगार परक शिक्षा में व्यवसाय कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को हमें जोड़ना चाहिए ताकि बालक उन कार्यक्रमों से जुड़ करके और व्यवसाय कार्यक्रम कर सके, खुद अपने व्यवसाय को उन्नत बना सके, खुद अपना कार्य कर सके, किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं रहे और अपना खुद का संचालन ठीक प्रकार से कर सके। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के भी हम समय समय पर चल सकते हैं। तो ये भी एक कार्य हमारा माना जाता है। तकनीकी का ज्ञान भी हमें उनको, नई जो तकनीकी का ज्ञान है, रोजगार का ज्ञान है, वो भी हमें देना चाहिए। नई तकनीकी से हमें जुड़ना चाहिए, नई नवाचार से जुड़ना चाहिए। तो रोजगार परक शिक्षा में हमें आईटी का ज्ञान है, नई प्रोजेक्टों का ज्ञान है, नई प्रकार की जो तकनीकी है उनमें समाहित करते हुए उनका
यांत्रिक वैज्ञानिक, यांत्रिकीय वैज्ञानिकता से हमें विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंटों से, अजानते मशीनों से हमें जुड़ना चाहिए ताकि वैज्ञानिक ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। तो ये भी बातें इनके अंदर में बता सकती है। भाषा, और हमारी भाषा सरल होनी चाहिए। रोजगार परक में भाषा का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि लोग उससे जुड़ सके, समझ सके। और व्यवहार परक, हमारा व्यवहार भी उच्च होना चाहिए ताकि व्यवहार से हमारा जो रोजगार है वो ठीक प्रकार से चल सके। तो ये भी जुड़ने के लिए उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान काफ़ी बातें बताती है, काफ़ी कुछ सिखाती है। व्यवहार शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय समय पर रखती है। किस प्रकार से हमारे माल की बिक्री हम कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्पादन हम अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार अपने माल को किस प्रकार से बेच सकते हैं, ऐसे व्यवहार पर जो प्रशिक्षण है, शिक्षण है, वो हम प्राप्त करते हो, प्रशिक्षण प्राप्त करते अपने ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित कर सकते हो। ये भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगला है वैज्ञानिक परीक्षणों का निरूपण। वैज्ञानिक परीक्षणों का निरूपण भी हमें समय समय पर करना चाहिए और निरूपण करते हुए कई प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षणों का निरूपण करते हुए बाल मनोविज्ञान की समस्याओं का समाधान, बालकों की कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है और वो बाल मनोविज्ञान की समस्याओं का समाधान भी हमें समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल मनोविज्ञान में बालकों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमताओं को देखते हुए हमें कार्यक्रम को अपनाएं ताकि उन बालकों को हम आगे बढ़ा सके, उन प्रशिक्षणार्थियों को आगे बढ़ा सके, उनको रोजगार इस प्रकार से उपलब्ध करा सके ताकि उनका समाधान, उनकी समस्या